भारतीय सेना के मना करने के बावजूद भी फॉरवर्ड पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी बनाई गई। चीन की सेना ने त्रिशूल के ऊपर दो डायरेक्शन से हमला किया। पहला हमला गुरुंग हिल नामक एक जगह पर हुआ और दूसरा हमला तेराकुमाऊ की चार्ली कंपनी पर किया गया। नायक हुकुमचंद मेजर शैतान सिंह के आखिरी क्षणों में उनके पास थे। रजांगला की ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में एक मानी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नायक हुकुमचंद कौन है? ये नाम शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये नाम इतिहास के पन्नों में दब चुका है। रजांगला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह के साहस को तो सारे जानते हैं, वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन नायक हुकुमचंद एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। नायक हुकुमचंद मेजर शैतान सिंह के आखिरी क्षणों में उनके पास थे और जब वे वीर गति को प्राप्त हुए तब नायक हुकुमचंद ने दुश्मन के ऊपर अपना आखिरी हमला कर दिया। 1962 की चीन और भारत के युद्ध के दौरान तेराकुमाऊ रेजिमेंट को लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। जून 1962 में तेराकुमाऊ रेजिमेंट अंबाला से जम्मू कश्मीर पहुंची। इस बटालियन को पहली बार इतनी ऊंचाई वाली क्षेत्र में लड़ाई के लिए तैनात किया जा रहा था। तेराकुमाऊ उस समय 114 ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिनके कमांडर थे ब्रिगेडियर P.N. रैना, जो बाद में जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इस लद्दाख के एरिया में जो चीन की सेना थी वो हमारे सेना से ज्यादा तैयारी में थी। उनके पास उम्दा क्वालिटी के हथियार, ठंड से बचने के लिए कपड़े थे और इन हालातों में और इस मौसम में लड़ाई करने के लिए उन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग ले रखी थी। चीन की सेना ने त्रिशूल के ऊपर दो डायरेक्शन से हमला किया। पहला हमला गुरुंग हिल नामक एक जगह पर हुआ और दूसरा हमला तेराकुमाऊ की चार्ली कंपनी पर किया गया। चार्ली कंपनी रजांगला के ऊपर तैनात थी और जिसके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। 1962 की लड़ाई को समझने के लिए हमें 1950 की दशक में जाना होगा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को लेकर तनाव चल रहा था। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पंचशील तथा अहिंसा परमो धर्म जैसे विचारधाराओं पर विश्वास करते थे और वहीं चीन आक्रमण की तैयारी कर रहा था। भारतीय सेना के मना करने के बावजूद भी फॉरवर्ड पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी बनाई गई, जिसका परिणाम अंत में 1962 की लड़ाई में हुआ। भारत के पीठ पर छुरा भोगते हुए चीन ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में भारतीय सेना के ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई के हिसाब से लद्दाख का जो चुशुल सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी जगह से लेह को जाने वाली मुख्य सड़क थी और वहां पे एक छोटा सा एयरपोर्ट भी था। अगर इस रास्ते के ऊपर या इस एयरपोर्ट के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता तो हमारी सेना के लिए काफी और मुश्किलातें पैदा होने वाली थी और साथ में ही लेह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते खुल जाने वाले थे। इस इलाके में भारतीय संख्या बहुत कम संख्या में थी और उनके पास हथियार भी कम थे, सैनिक कम थे, बेहद कठोर मौसम, ऊंचाई के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। इस चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माहौल में तेराकुमाऊ लद्दाख में दाखिल हुई। चार्ली कंपनी को रजांगला के पास के ऊपर भेज दिया गया। यह स्थान तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां पर तापमान शून्य से नीचे 25 से 30 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे इलाकों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और उस समय जवानों में कम्युनिकेशन या संपर्क के तरीके बहुत ही कम थे, इसलिए दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई सिर्फ सैनिकों की इच्छा शक्ति, अनुशासन और वीरता के ऊपर ही की जा सकती थी। 6 नवंबर 1962 को चार्ली कंपनी को रजांगला पास के ऊपर भेज दिया गया। उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली। अब कंपनी को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसको प्लाटून बुलाया जाता है। उसमें से नंबर 7 प्लाटून थी उत्तर दिशा में और जिनके कमांडर थे जमादार सूरज, और नंबर 8 प्लाटून जो पास के ऊपर थी उनके कमांडर थे जमादार हरिराम, और नंबर 9 प्लाटून जो सेंटर में थी उनके कमांडर थे जमादार रामचंद्र। अब ये तीनों फौजी दस्ते एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन हमेशा नजरी मिलाप में थे। लोकेशन ऐसे चुना गया था कि दुश्मन जब तक सबका खात्मा नहीं करेगा तब तक वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता था। यहाँ से शुरू होती है नायक हुकुमचंद की कहानी। नायक हुकुमचंद नंबर 8 प्लाटून के सेकंड इन कमांड थे। 18 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे उन्होंने देखा कि चीन की सेना बड़ी संख्या में उनके पोजीशन की तरफ बढ़ रही है।
उन्होंने ये सूचना तुरंत अपने प्लाटून कमांडर को दे दी और साथ ही में एक लाल कलर की वेरी लाइट फायर कर दी। वेरी लाइट फायर तब की जाती है जब दुश्मन का खतरा आपके सामने होता है और अपने साथियों को ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होती है। पूरा एरिया एक सेकंड के लिए रोशन हो गया और चार्ली कंपनी आगे बढ़ती हुई चीन की सेना को देख सकती थी। बिना कोई वक्त गवाए भारतीय सेना ने दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डालना शुरू किया। हमारी फौज के पास गोला बारूद कम था, इसलिए हर एक गोली बहुत कीमती थी। अचूक निशाना और आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से चीन की सेना को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान के बावजूद भी चाइना की सेना ने आगे बढ़ने के लिए फिर से कोशिश की। चाइना की सेना ने नाले, पत्थर, टूटी फटी जमीन का सहारा लेकर भारतीय सेना की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। इनको पता था कि जब तक एक एक भारतीय सैनिक जिंदा है तब तक उन्हें कोई जीत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए इस बार चाइना की सेना ने नंबर 8 प्लाटून के ऊपर आर्टिलरी और मोटर के साथ फायर किया। इसकी वजह से नंबर 8 प्लाटून को भारी नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ ही बाकी प्लाटून लोकेशंस के ऊपर भी आर्टिलरी और मोटर के साथ फायर करना शुरू हो गया। कंपनी की टेलीफोन लाइन कट गई, वायरलेस सेट नष्ट हो गए और चार्ली कंपनी पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई। चीन की सेना ने अपना रुख फिर से बदला और चार्ली कंपनी को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर लहरों की तरह हमला करना शुरू किया। भारतीय सेना ने अचूक निशाने के साथ हर एक लहर को पीछे रोका, लेकिन धीरे धीरे गोला बारूद कम होता गया। इस पूरी लड़ाई में नायक हुकुमचंद के लोकेशन के ऊपर सबसे तगड़ा हमला किया गया। उधर मेजर शैतान सिंह लगातार अलग अलग जगह पर जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। हमले की तीव्रता और बढ़ गई और मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने बचे हुए सैनिकों को अपनी जगह बदल बदल कर लड़ाई करने का आदेश दिया ताकि दुश्मन को आखिरी दम तक रोका जा सके। नायक हुकुमचंद और उनके साथी ने देखा कि मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल है और काफी बड़ी मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मेजर शैतान सिंह को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। जब वे दोनों मेजर शैतान सिंह को सुरक्षित जगह लेकर जा रहे थे, तब वो फिर एक बार चीन की सेना के मशीन गन के चपेट में आ गए। मेजर शैतान सिंह एक बार और गंभीर रूप से घायल हो गए। खुद के घाव और वक्त की नजाकत को देखते हुए मेजर शैतान सिंह ने अपने जिंदगी का आखिरी आदेश दिया। उन्होंने नायक हुकुमचंद और उनके साथियों को जगह छोड़कर जाने के लिए बोला और लड़ाई जारी रखने का हुक्म दिया। नायक हुकुमचंद ने इस आदेश का पालन आधा अधूरा किया। उन्होंने अपना संघर्ष तो जारी रखा, लेकिन उन्होंने मेजर शैतान सिंह का साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में जब मेजर शैतान सिंह के शहीद होने की पुष्टि हुई, तो ये देखकर नायक हुकुमचंद अपनी राइफल और उसके आगे लगी हुई संगीन के साथ चाइनीज सेना के ऊपर टूट पड़े और अंतिम क्षण तक लड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। रजांगला की ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में एक मानी जाती है। चार्ली कंपनी ने सीमित संसाधन, तीव्र ठंड, ऊंचाई और अत्यधिक बड़े दुश्मन का सामना करते हुए असाधारण साहस दिखाया। नायक हुकुमचंद ने समय रहते ही दुश्मन के गतिविधियों का पता लगाया, अपनी पोजीशन की रक्षा की और अंतिम सांस तक डटे रहे। उनकी वीरता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रजांगला की लड़ाई आज भी तेरा कुमाऊं और भारतीय सेना के लिए धैर्य, साहस और कर्तव्य भावना का प्रतीक है। 1962 के युद्ध के बाद भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सेना में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। आधुनिकीकरण और विशेष रूप से पर्वतीय युद्ध क्षमता को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, पुल और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने के लिए भारी निवेश किया, जिससे सेना को लड़ाई करने के लिए आसान हो। सेना के हथियारों और उपकरणों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। 1962 के युद्ध ने भारत की रक्षा नीति पूरी तरह से चेंज कर दी। सद्भावना आधारित नीति की जगह खुद की सुरक्षा के लिए आवश्यक नीति अपनाई गई। देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और रक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए। कहने के लिए तो ये लड़ाई भारत हार चुका था, लेकिन इस लड़ाई की वजह से भारत में जो परिवर्तन आया वो बेमिसाल था। कुछ ही साल बाद 1965 में भारतीय सेना ने अपना जलवा फिर से दिखाया।
तब से लेकर आज तक भारत एक भी लड़ाई नहीं हारा। शायद इन शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, कालिका माता की जय, दादा कृष्ण की जय। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।